नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 7 जून है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चर्चा करें, हम देख लेते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछा गया प्रश्न क्या था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने? तो इसका उत्तर होगा अरुण कुमार मिश्रा। जिन लोगों ने भी अरुण कुमार मिश्रा आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। अब मुख्य रूप से देखा जाए तो प्राची सिंह और पुष्पा कुमारी इन लोगों ने और राहुल सिंह ने इसका आंसर सही दिया है और अधिकांश लोगों ने आंसर नहीं दिए हैं। चलते हैं वीडियो के आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 3 जून, 5 जून या 6 जून? ये प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न है। आप में से अधिकांश लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 जून। हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 दुनिया भर में परितंत्र प्रकृति संरक्षण की थीम के साथ मनाया गया, जिसका उद्देश्य हर महाद्वीप और हर महासागर में प्रकृति या परितंत्र के पतन को रोकना और इस प्रक्रिया को उत्क्रमित करना है, यानी कि उसको समाप्त करना है। इस प्रक्रिया को, वह सभी प्रक्रियाओं को समाप्त करना है जिसकी वजह से प्रकृति या परितंत्र यानी इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। इस थीम में योगदान देते हुए भारत सरकार का फिल्म प्रभाग 5 से 6 जून 2021 तक प्रकृति के संग पर्यावरण पर फिल्म महोत्सव की ई स्क्रीनिंग के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के फिल्म प्रभाग ने कई वर्षों से पर्यावरण के पुनरुत्थान तथा संरक्षण के लिए प्रभावी संदेश के साथ जागरूकता पैदा करने वाली वृत्त चित्रों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी के साथ ही अगर देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो संबंध है या कब से इसकी शुरुआत हुई, तो 5 जून को मनुष्य और प्रकृति के मध्य संबंधों को दर्शाते हुए पर्यावरण के संदर्भ में जागरूकता प्रसार करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वैश्विक समुदाय के द्वारा पहली बार 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसके बाद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु की थी। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो अगर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष मार्च माह का अंतिम शनिवार अर्थ ओवरशूट डे के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार देखें तो पर्यावरण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास कौन कौन से किए गए हैं, तो पहला प्रयास अगर देखा जाए तो पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का प्रथम सम्मेलन किया गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन की दिशा में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में 119 देशों ने एक धरती के सिद्धांत को लेकर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्टॉकहोम घोषणा प्रस्तुत करते हुए संपूर्ण विश्व में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न किया गया, तो ये 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। यह शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक व्यापक संधि पर सहमति बनी, जिसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार रियो सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के साथ इसकी बहनों के रूप में 2 और कन्वेंशंस की परिकल्पना की गई, जिसमें एक जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और दूसरा था मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 यूनाइटेड जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है उसमें 3 प्रकार के कन्वेंशंस को अपनाया गया, UNFCCC और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD और इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन को अपनाया गया। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। हाल ही में एडीबी और भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना की तैयारी में आवश्यक सहयोग देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में सिक्किम में प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन करने, परियोजना तैयार करने और डिजाइन संबंधी गतिविधियों में आवश्यक सहयोग देने के लिए $2.5 मिलियन के परियोजना तैयारी वित्त पोषण ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसी प्रकार देखें तो इससे सिक्किम, जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है, उसमें महत्वपूर्ण जो कस्बे, ग्रामीण क्षेत्र और तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी बन पाएगी, यानी कि बेहतर कनेक्टिविटी बनने में इस सड़क योजना से मदद मिल पाएगी। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि सिक्किम के सड़क नेटवर्क का 12मासी सड़कों में उन्नयन करने की जो आवश्यकता है वो इस वजह से है क्योंकि बार बार पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होता है। चूँकि हम जानते हैं सिक्किम हिमालयी क्षेत्र में स्थित हमारा एक राज्य है, तो वहाँ भूस्खलन एक सामान्य बात है और कटाव होने से सड़कों को भारी नुकसान पहुँचता है और इस राज्य के अंदर सड़क संपर्क बाधित होता रहता है। उल्लेखनीय है कि एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसी प्रकार देखा जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है और इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। हालांकि वर्तमान में एडीबी के 68 सदस्य हैं, जिनमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी क्षेत्रों से हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो एशियाई विकास आउटलुक, जो कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक है, एक रिपोर्ट है और एशियाई विकास आउटलुक को एशियाई विकास बैंक के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक द्वारा अपने विकासशील सदस्य देशों के लिए जारी किया जाता है और इससे यह निर्धारित होता है कि कौन देश कितनी तेजी से आगे विकास कर रहा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी सिक्किम में सड़क उन्नयन के लिए लोन प्रोवाइड किया है भारत सरकार को। तो चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य ने काले हिरण की आबादी में 2 गुनी वृद्धि दर्ज की है? बिहार, राजस्थान, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओडिशा राज्य। हाल ही में ओडिशा राज्य के वन विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया है कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में काले हिरण की आबादी में लगभग 2 गुनी वृद्धि दर्ज हुई है। ओडिशा राज्य के वन विभाग की नवीनतम पशुगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्तमान में काले हिरण की संख्या बढ़कर 7,358 हो गई है। काले हिरण को देखें ब्लैक बग, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, को कृष्ण मृग भी कहा जाता है। वहीं इसे ओडिशा राज्य में कृष्ण सारा मृग के नाम से भी जाना जाता है। काले हिरण भारत और नेपाल में मूल रूप से निवास करने वाले मृग की एक प्रजाति है। इसी प्रकार अगर देखें तो ये लगभग पूरे भारतीय महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। काले हिरण भारत के 3 राज्यों, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का राज्य पशु भी है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अलावा काले हिरण को IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय यानी कि लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। वहीं काले हिरण को साइट्स की प्रशिष्टि 3 में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है? तो इसे भारतीय संसद ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में पारित किया था। इस अधिनियम का मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना है। वर्ष 2003 में इसमें एक संशोधन भी किया गया था। इसी प्रकार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN और रेड लिस्ट क्या है? इसके बारे में कई बार मेरे से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं अक्सर इनको बताने का प्रयास करता हूं। तो आज एक बार फिर से हम इसे जानेंगे कि रेड लिस्ट और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ
दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। IUCN सरकारों तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का घोषित लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करता है जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो साइट्स क्या है, तो साइट्स वन्यजीव और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन है। द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसे साइट्स के रूप में जाना जाता है। विभिन्न देशों के बीच ये एक बहुपक्षीय संधि या समझौता है। इसके माध्यम से वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाई गई है। यह बहुपक्षीय संधि 1 जुलाई 1975 से लागू है। वर्तमान में साइट्स के 183 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका एक सदस्य देश है। यानी कि इसमें जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, चाहे वो वनस्पति हों या जीव हों, उनका अवैध रूप से व्यापार करना कानूनन अपराध है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत में स्पुतनिक वी के उत्पादन की अनुमति किसे प्रदान की गई? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्रोजेनिका फार्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में DGCI ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण की अनुमति दे दी है। अब इस रूसी वैक्सीन का निर्माण पुणे में किया जाएगा। इस कार्य के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रूस के ग्यामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के सहयोग से किया है। वर्तमान में भारत में स्पुतनिक वी का निर्माण डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा किया जा रहा है। स्पुतनिक वी के विषय में देखें तो इसे मॉस्को में गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि ये 2 खुराक वाला टीका है। हालांकि हाल ही में रूस में स्पुतनिक वी के एकल खुराक टीके का उत्पादन किया गया है। इसे स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज कहा जाता है। भारत केवल डबल खुराक स्पुतनिक वी का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि कोविशील्ड एक कमज़ोर सामान्य एडेनो वायरस से बनाया गया है जो चिंपैंजी को प्रभावित करता है। स्पुतनिक वी को विभिन्न मानव एडेनो वायरस का उपयोग करके बनाया गया है। इस वैक्सीन की प्रभावकारिता 91% है। स्पुतनिक वी की पहली खुराक हैदराबाद में दी गई है। इसके साथ ही अगर देखें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारतीय बायोटेक्नोलॉजी और बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है और यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला ने की थी। वर्तमान में इसके CEO अदार पूनावाला हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? और वाशिंगटन, जेनेवा, रोम या पेरिस? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यदि आप सभी लोग जानते हैं तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। तो इसका आंसर होगा जिनेवा। अभी हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की वोटिंग हुई और भारत इस वोटिंग की प्रक्रिया में अनुपस्थित रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या है? तो यह परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक अंतर सरकारी निकाय है। इसका गठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को किया गया था। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत बनाने और मानवाधिकार उल्लंघन की स्थितियों को संबोधित करने तथा उन पर सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के पूर्ववर्ती मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाल ही में किसने जीता? आकाश भाटिया, डेविड डियोप, माइकल स्मिथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा डेविड डियोप। हाल ही में फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक
के लिए दिया गया। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद एना मास्कोवालिस्का द्वारा किया गया। इस पुस्तक की इनामी राशि 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक के बीच बांटी जाएगी। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक एक उपन्यास है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की ओर से लड़ने वाले सेनेगल के एक सैनिक अल्फा नदियाए पर आधारित है। इसके साथ ही यह पुरस्कार 2018 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक 2018 में फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। बाद में 2020 में यह अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में अगर देखें तो यह पुरस्कार को पहले मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार वर्ष 2005 में दिया गया था। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुदित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रदान किया जाता है और यूके या आयरलैंड में यह प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय कथा साहित्य के अधिक प्रकाशन और पढ़ने को प्रोत्साहन करना और अनुवादकों के काम को बढ़ावा देना है। इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को वर्ष 2019 तक मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। बुकर पुरस्कार क्या होता है? बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दो अलग अलग पुरस्कार हैं। इसमें हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवाद की गई पुस्तक एवं यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है, जबकि बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। बुकर पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था और ये डेविड डियोप हैं जिनकी बुक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को किस सूची में बरकरार रखा है? रेड लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ग्रीन लिस्ट या ब्लैक लिस्ट? तो इसका आंसर होगा ग्रे लिस्ट। तो ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में बनाए रखने का फैसला लिया है। FATF ने अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था और तय किया था कि FATF विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं देगा। भारत ने FATF का सदस्य होने के नाते पाकिस्तान को बार बार वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एक्शन यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, FATF क्या है? तो यह एक धन शोधन पर एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी, 1989 में की गई थी, 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्शल विलिंगसी हैं। इसका स्थापना शुरुआती उद्देश्य धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का सामना करने की नीति के लिए किया गया था। वर्ष 2001 में इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया और आतंकवादी फंडिंग, टेरर फंडिंग को भी इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में इसके 38 सदस्य देश हैं और उसके साथ ही भारत भी इसका एक सदस्य देश है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में यूनटैब योजना कहाँ लॉन्च की गई? लद्दाख, सिक्किम, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यूनटैब योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत लेह के करीब 12,000 लेह में करीब 12,300 टैबलेट बांटे जाएंगे। यूनटैब योजना क्या है? यह स्कूल शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों, वीडियो लेक्चर और ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन से प्री लोडेड 12,300 टैबलेट कक्षा 6 से 12 के छात्रों के बीच वितरित किए जाएंगे। इस योजना को शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी संचार के प्रयास के रूप में देखा गया है। इसके साथ ही अगर देखें लद्दाख के विषय में तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। यह पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू और कश्मीर और उत्तर में काराकोरम दर्रा के सिंजियांग से घिरा है। यह काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से उत्तर से दक्षिण तक महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय तक फैला हुआ है। इसका पूर्वी भाग अस्काइन चीन मैदानों से युक्त है जो 1962 में चीन नियंत्रण में है।
1962 से चीन नियंत्रण में है। लद्दाख का सबसे बड़ा शहर लेह और उसके बाद कारगिल है। लेह जिस जिले में श्योक, सिंधु और नुब्रा नदी घाटियाँ शामिल हैं, जबकि कारगिल जिले में द्रास, सुरु और जास्कर नदी घाटियाँ शामिल हैं। इसी के साथ ही यह भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ। ऑप्शंस हैं जापान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इटली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। मेरापी को इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह 4 बार फटा और 43 हिमस्खलन भूकंपों का अनुभव किया। पहाड़ की चोटी से 15 मीटर की ऊंचाई पर घने सफ़ेद धुएं के बादल भी अभी वर्तमान में छाए हुए हैं। जो 2968 मीटर ऊंचा यह ज्वालामुखी प्राचीन शहर योग्याकार्टा के निकट घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित है। माउंट मेरापी पर एक दृष्टि डालें तो यह पर्वत इंडोनेशिया में स्थित है। यह एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और याग्याकार्टा प्रांतों के बीच की सीमा पर स्थित है। इसी के साथ ही देखें तो इसे इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसमें से 1548 के बाद से लगातार विस्फोट हो रहा है। यह दक्षिणी जावा में ज्वालामुखियों का सबसे छोटा समूह है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंडा प्लेट और एक उप क्षेत्र जोन में स्थित है। इस चित्र में देखेंगे तो यह माउंट मेरापी है जहां से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, लावा निकल रहा है। इसके अतिरिक्त हम इस मानचित्र में देख सकते हैं कि यह इंडोनेशिया का मानचित्र है और यहाँ पर जो ये प्लेट की एक रेंज दिखाई गई है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। हमारी जो भूपर्पटी है वह विभिन्न प्लेटों में विभाजित है। तो इसके साथ ही देखते हैं तो जो जावा है, जावा पर स्थित है मेरापी ज्वालामुखी पर्वत, जो कि आपको इस चित्र में स्पष्टता दिख रहा होगा। सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया का, यह जावा आइलैंड है और जावा आइलैंड पर मेरापी आपको स्पष्टता दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो ये रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर एक घोड़े की नाल के समान ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है जो कि प्रशांत महासागर के किनारों पर बना हुआ है, यानी कि यह अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया और ओशनिया महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। और यह जो भी आप रेड पट्टी देख रहे हैं, आप अगर पीछे चलें, इसमें जो आप रेड पट्टी देख रहे हैं, इस रेड पट्टी में आप पाएंगे कि यहाँ सभी जो है एक्टिव ज्वालामुखी पर्वत हैं और ये सभी लगातार विस्फोट करते रहते हैं, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा आसियान राबता मुहिम किस अभियान राबता मुहिम किस राज्य में लागू किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब ने सरकारी स्कूलों में राज्य स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह के लंबे अभियान राबता मुहिम को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अभियान के माध्यम से प्राथमिक छात्रों के 12.71 लाख अभिभावकों से संपर्क किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों के बीच फ़ोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों को कोविड से संक्रमित होने से बचाने के बारे में चर्चा करना था। तो ये था आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग ने हाल ही में आग लग गई और यह ओमान की खाड़ी में डूब गया? तो ऑप्शन है इराक, ईरान, इजराइल या संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।